हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ऑप्शन ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी बोथ, डी नाइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर द मैग्नेटिक फील्ड। कोई मूविंग चार्ज गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी दोनों, एंड डी नाइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर द मैग्नेटिक फील्ड, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड न ही मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। सिंस a static charge produces electric field but moving charge produces both electric and magnetic field, whereas a static charge produces only electric field. स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि कोई गतिशील आवेश मूविंग चार्ज विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ, दोनों। Question number 2, a charge q moves in a region where electric field E vector and magnetic field V vector both exist. Then the force on it is option A q v cross B, B qe plus q v cross B, C qv plus q b cross B, and D option D is given qb plus q e cross B. कोई इलेक्ट्रिक चार्ज q उस क्षेत्र में, उस रीजन में मूव करता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों उपस्थित हैं। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी क्यू वी प्लस क्यू भी क्रॉस बी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यह लॉरेंज फोर्स है जो कि जबकि कोई गतिशील आवेश, कोई मूविंग चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, उसमें मूव करता है कोई चार्ज क्यू अगर भी वेलोसिटी से, तो वह चार्ज एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल अनुभव करता है, जिसका वैल्यू क्यू वी प्लस क्यू भी क्रॉस बी। भी क्रॉस बी इज वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड ई, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी इज, परमिएबिलिटी चुंबकनशीलता का एसआई का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन 4 ऑप्शंस आर गिवन, ए mlt -2 a -2, बी mlt -2 ml to the power 2 t -2 a -2, c mlt t to the power 2 t square, that is a to the power 2, and d mlt -2 a, that is a to the power 1. Correct option is a, mlt -2 a -2, डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी, जिसका सिंबल म्यू होता है, म्यू। तो म्यू का डायमेंशन फार्मूला mlt -2 a -2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ, दैट इज 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पावर हाफ माइनस ऊपर में है, नीचे आके प्लस हाफ होगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्लस हाफ, दैट इज 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
सो सी इजकल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इप्सिलम नॉट, और इसका वैल्यू 1/μ0 नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू और इप्सिलम नॉट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर रख करके दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एंड वैल्यू ऑफ इप्सिलम 0 इज 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों को वैल्यू अगर रख करके उसका दोनों का वैल्यू रख कर, दोनों के वैल्यू का प्रोडक्ट ले करके उसका रेसिप्रोकल ले दिया जाए, तो और उसका रूट अंडर कर दिया जाए, तो वह स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो सी स्क्वायर इजकल टू 1/μ0 इप्सिलम नॉट, देयरफॉर सी इजकल टू 1/√μ0 इप्सिलम नॉट। दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ऑप्शन ए इज 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी इज 3 × 10⁹ cm per second, C is 3 × 10⁻10 centimeter per second, and option D is 3 × 10⁸ kilometer per second. Correct option is speed of light is 3 × 10⁸ meter per second, and मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 3 × 10⁻10 centimeter per second. The speed of light in vacuum is, so the value of μ0 epsilon naught minus half, और 1/√μ0 epsilon naught is 3 × 10⁻10 cm per second। और ये ऑप्शन 6 सही है। अगर OMR शीट प्रोवाइड किया जाता है तो इस सी ऑप्शन के सर्किल को पूर्णतः उसे रंग देना होगा, कलर कर देना होगा ब्लू पेन और ब्लैक पेन से। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ √μ0 by epsilon naught, that is a square root of ratio of permeability of free space or vacuum by permittivity of free space or vacuum। रूट अंडर निर्वात की चुंबकनशीलता तथा निर्वात की चुंबकनशीलता जिसका संकेत μ0 है, और इप्सिलम नॉट संकेत है निर्वात या शून्य की विद्युतशीलता प्रावैद्युतता, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम ये अंग्रेजी में कहा जाता है, और हिंदी में निर्वात या शून्य की प्रावैद्युतता। तो इन दोनों का रेशियो का जो है, दोनों का यूनिट μ0 और इप्सिलम नॉट का यूनिट लेकर उसका रूट अगर किया जाए, या इसका डायमेंशन फार्मूला ले लिया जाए μ0 और इप्सिलम नॉट का, उससे अगर उसका रूट अंडर ले करके, तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला के इक्वल आएगा। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला का यूनिट के फॉर्म में आएगा, डायमेंशन फार्मूला के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के प्रतिरोध के डायमेंशन फार्मूला के फॉर्म में आएगा, जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ओम। तो यूनिट ऑफ रूट अंडर μ0 अपॉन इप्सिलम नॉट इज ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now multiple choice question, objective question, question number 7. The radius of circle of a charged particle, mass m and charge q, enters perpendicular to magnetic field B with velocity v is option A m/qb, option B m/qvb, option C 2m/qb, option D is mv/qb। कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण जिसका मास सेम है तथा चार्ज क्यू है, वह मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बी के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उसके सर्किल का रेडियस होगा। तो चारों दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट है, mv/qb, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स q v क्रॉस v, दैट इज q v b साइन 90, जहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस चार्ज का वेलोसिटी, चार्ज आवेश का वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र बी, मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल होगा 90। जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है तथा मास बी है, मास एम है, स्मॉल एम है, वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है v स्पीड से, तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्ट करता है क्यू वी बी साइन 90, दैट इज क्यू वी बी, और वह प्रोवाइड करता है उस चार्ज पार्टिकल को सर्किल पर घूमने के लिए, मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर के अलोंग एक्ट करता है।
दैट इज एम क्यू वी बी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैक्सिमम फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा, महत्तम लॉरेंज बल। तो क्यू वी बी इजकल टू चुंबकीय लॉरेंज बल है, तो क्यू वी बी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर इज द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, या विकेंद्र बल है, सेंटीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की के टुवार्ड्स एक्ट करता है रेडियस के लॉन्ग। तो यहाँ से भी और भी कैंसिल हो जाएगा। ये चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, उस पर एक्ट करने वाला। तो क्यू बी लेफ्ट हैंड साइड में क्यू बी बचा, इधर एम वी अपॉन आर, हमें रेडियस मालूम करना है, तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। उस चार्ज पार्टिकल आवेशित कण के वृत्तीय पथ सर्कुलर पाथ की जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगा एम वी बाई क्यू बी। और इससे एक चीज़ और स्पष्ट है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। क्योंकि सर्किल के केस में ही वेलोसिटी रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी रेडियस के लॉन्ग ही सेंटर के टुवार्ड्स एक्ट करता है, रेडियस के लॉन्ग सेंटर के टुवार्ड्स। तो इसलिए उस सर्किल का रेडियस आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब जैसे जैसे सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका चार्ज पार्टिकल का, उस आवेशित कण का स्पीड भी बढ़ेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा या जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो उसका सर्किल का रेडियस भी बढ़ेगा, दैट इज। इससे रिजल्ट क्या आया, आर वेरीज एच वी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज। यह भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में प्रायः पूछता है लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो मैग्नेटिक फार्मूला फॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज ऑप्शन ए क्यू वी डॉट बी, क्यू वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी क्यू अपॉन वी क्रॉस बी वेक्टर, एंड डी नन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट आंसर इज क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। यह मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है जो जब केवल कोई चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही मोशन करता है, तो उस सिचुएशन में उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्ट करता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड, तब लॉरेंज फोर्स दो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होगा। तो वह जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन electric field E vector and magnetic field B vector both are present, both exist, then the resultant force acting on the charge particle or charge Q is QE vector plus QV cross B। और यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए QV क्रॉस B, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चार्ज Q पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह होता है Q इंटू E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ही केवल इंटर कर रहा है, तो इसलिए उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स केवल क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1 टेस्ला इक्वल टू डॉट डॉट गॉस। गॉस मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट है, जबकि टेस्ला ऐसा यूनिट है। तो 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर इज 10⁴। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर ऑप्शन ए 10⁻⁴ है, तो अगर यहाँ रहता 1 गॉस इक्वल टू डॉट डॉट टेस्ला, तब आंसर एक करेक्ट होता। लेकिन इस सिचुएशन में जब 1 टेस्ला है, 1 टी जिसे कैपिटल टी सिंबल से डिनोट किया जाता है, तब डॉट डॉट गॉस है, दैट इज 10⁴ गॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन ए साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाई ऑप्शन ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड डी नन ऑफ दीज। साइक्लोट्रॉन जो कि एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि केवल और केवल पॉजिटिवली चार्ज ही प्रोड्यूस करता है, को एक्सेलरेट करता है, निगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करता है। निगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने वाला डिवाइस है बीटाट्रॉन। जैसे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट साइक्लोट्रॉन से नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग डिवाइस है, एक अलग डिवाइस है जिसका नाम है बीटाट्रॉन। लेकिन साइक्लोट्रॉन केवल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है। इस पर एक अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकता है, बन सकता है कि
साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सी न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पर, साइक्लोट्रॉन पर रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। सो इन ए साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। निश्चित है कि साइक्लोट्रॉन केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है। तो इज एक्सेलरेटेड बाई ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, बी केवल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ए ऑप्शन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा, सी दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों के फील्ड दोनों के द्वारा, डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइक्लोट्रॉन द्वारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो केवल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और दोनों इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इज ऑप्शन ए डी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल आई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, बी इक्वल टू डी वी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, सी डी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर बाई आर क्यू। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी वी वेक्टर इक्वल टू डी वी इज द magnetic field due to a current element at any point P in the magnetic field of current carrying conductor तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, धारावाही चालक के कारण उसके नज़दीक उसके चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, एक अल्पांश धारावाही अल्पांश के कारण, वह स्केलर फॉर्म है डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है। तो डी एल क्रॉस आर का मतलब हुआ आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यू है, तो आर से आर स्क्वायर, आर क्यू का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, तब स्केलर फॉर्म में भी आ जाएगा म्यू नॉट डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा जाएगा डी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 12, magnetic field at the center of current I carrying circular coil of radius r is option A mu naught Ni, B mu naught I by 2r, C mu naught I by 2 pi r, D is equal to 0. It is an application of बायोट-सावर्ट लॉ। जब किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से होकर करंट आई फ्लो करता है, उस सर्कुलर लूप का वृत्तीय लूप की त्रिज्या रेडियस स्मॉल आर हो, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे भी डिफरेंट 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। और इस पर प्रॉब्लम्स भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी इस फार्मूला पर पूछा जा सकता है। Now question number 13, if a charge particle, say suppose beta particle is negatively charged particle, electron whose charge is, symbol of charge is small e, 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, is moving parallel to magnetic field, then force exerted on it will be A, option A 0, B 0.1 n, C 1 n and D none of these। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड भी में इंटर करता है तो उस पर लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स सेट करता है F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, दैट इज क्यू भी बी साइन थीटा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यू इज रिप्लेस्ड बाई ई। इलेक्ट्रॉन के केस में जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज क्यू के जगह पर स्मॉल ई, चूँकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई से सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब यहाँ पर चूँकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इसलिए पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 0। भी जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, सपोज यहाँ इस प्रॉब्लम में बीटा पार्टिकल है, तो बीटा पार्टिकल का चार्ज स्मॉल ई सिंबल से डिनोट किया गया है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीटा पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो
बीटा पार्टिकल का स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जब मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल मूव करेगा तो भी बीटा पार्टिकल का स्पीड तथा मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी है, उसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री, साइन 0 इजकल टू 0, इसलिए फोर्स इजकल टू 0। देन नो फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाई बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल द्वारा कोई फोर्स का अनुभव नहीं होगा अगर वह बीटा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल। तो समानांतर रूप से समानांतर ढंग से अगर बीटा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, चुंबकीय क्षेत्र में इंटर करता है, प्रवेश करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल, तो थीटा इजकल टू 0, भी तथा बी के बीच का एंगल 0 होगा, इसलिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन a circle of radius capital R is, option A is EV/2, B is EV_R, C ER/2V and D none। और ये मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है v स्पीड से, न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करता है v स्पीड से, और उस सर्किल में, उस वृत्त में जिसका रेडियस r है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है EV/2। एक वन ऑफ द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज EV/2। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, which is EV/2। Magnetic moment of a revolving electron with a speed v in a circle of radius r about the nucleus of an atom is EV/2। Symbol of magnetic moment is mu, or mu vector or m vector। Now question number 15, two long parallel conductors carrying current in the same direction, option A attract each other, B repel each other, C neither attract nor repel each other and D none। दो लंबे पैरेलल समानांतर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, धारावाही चालकों के बीच अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट बोर्ड्स, 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन 16 ऑल्सो, विच इज टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन ए अट्रैक्ट ईच अदर, बी रिपेल ईच अदर, सी नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल एंड डी नन ऑफ दीज। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जब दो इन्फाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, दो लंबे समानांतर चालक से होकर अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन सही है वह बी, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। दो लंबे धारावाही चालक तार कुछ डिस्टेंस पर हों और उनसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस विल रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 17, if the number of turns in a moving coil galvanometer MCG, it is abbreviated as m.c.g. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में MCG लिखा जाता है। इज इंक्रीज्ड इट्स सेंसिटिविटी, ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स सेम, डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, चलकुंडली गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स उसमें उसके कॉइल में वायर के तार के लपेटों की संख्या को बढ़ा दी जाए तो उसकी सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, नंबर ए इंक्रीजेज बढ़ती है, बी घटती है, डिक्रीजेज घटती है, सी रिमेन्स द सेम कोई अपरिवर्तित रहती है, एंड डी मे इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ सकती है सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, या घट सकती है। करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेज, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज थीटा बाई आई, करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई से एक्सप्रेस किया जाता है। थीटा कॉइल का डिफ्लेक्शन है, आई करंट है, तो NBA/C होता है, NBA/C, एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तार के लपेटों की संख्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, एरिया है कॉइल का, सी कांस्टेंट है वायर के लिए, सस्पेंशन वायर के लिए ट्विस्टिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्लियर है कि थीटा बाई आई करंट सेंसिटिविटी, थीटा बाई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन,
थीटा बाई आई इज द सेंसिटिविटी गैलोमीटर की मूविंग कॉइल गैलोमीटर की सेंसिटिविटी सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राहिता नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूँकि बी कांस्टेंट है, किसी खास जगह पर पार्टिकुलर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट होगा किसी पार्टिकुलर कॉइल के लिए, खास कॉइल के लिए, और सस्पेंशन वायर का के लिए जो कांस्टेंसी है वो भी कांस्टेंट होगा। इसलिए करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे कॉइल में, मूविंग कॉइल गैलोमीटर के, उतना ही उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ammeter is A infinite, B 0, C 1 ohm and 10 D 10 ohm। तो आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और आइडियल आमीटर है तो आदर्श इसका रेजिस्टेंस नियरली 0। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आमीटर इज 0। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, शून्य होता है। ऐसे तो आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन आइडियल आमीटर है तो उसका नेग्लिजिबल, दैट इज 0। करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज 0। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 उसी ढंग का, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज ऑप्शन ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 5 ohm एंड डी नन। उसी ढंग से उसी प्रकार जैसे कि आमीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, आइडियल आदर्श आमीटर का 0, नेग्लिजिबल, दैट इज 0। रेजिस्टेंस प्रतिरोध नगण्य होता है, उसे 0 माना जा सकता है। तो उसी ढंग से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई, वेरी लार्ज, दैट इज इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इट इज ऑल्सो 20 and 21 बोथ आर बेस्ड ऑन द गैलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन भी क्वेश्चन 20-21 गैलोमीटर पर भी बेस्ड है। ए गैलोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू अ मीटर टू मेजर लार्ज करंट। चूँकि अमीटर से लार्ज करंट मेजर किया जाता है बाई ज्वाइनिंग ऑप्शन ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, बी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड डी हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन इज लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गैलोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, कम मान का प्रतिरोध, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द करंट उस संट से, जिसे संट कहा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द लो रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड संट। माने मेन करंट का परिपथ में, सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करने वाले मेन करंट या मुख्य धारा का अधिकांश भाग उस लो रेजिस्टेंस से, निम्न प्रतिरोध मान के प्रतिरोध से, जो कि गैलोमीटर के पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे संट कहा जाता है, तो संट से चला जाएगा। और चूँकि गैलोमीटर से तो बहुत कम करंट मेजर होता है, गैलोमीटर से बहुत कम करंट फ्लो करता है, तो बहुत कम, एक फ्रैक्शन ऑफ करंट विल पास, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ करंट विल पास थ्रू द गैलोमीटर। गैलोमीटर से केवल एक फ्रैक्शन, माने टोटल धारा का, टोटल करंट का एक फ्रैक्शन पास करेगा, बहुत ही एक छोटा सा अंश पास करेगा, और मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज बी, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए गैलोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 इस वीडियो में, ए गैलोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू वोल्ट मीटर बाय ज्वाइनिंग ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, बी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, डी हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस चूँकि ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर का, तो हाई रेजिस्टेंस जोड़ना होगा उसके सीरीज में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो ए गैलोमीटर कैन बी चेंज्ड और कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय ज्वाइनिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में, सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ क्वेश्चन नंबर 21 के यह वीडियो समाप्त होता है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी मैंने यह प्रयास किया कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि इनमें से अधिकांश प्रश्न विभिन्न डिफरेंट 12th स्टेट बोर्ड्स या CBSE बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो उन प्रश्नों को शामिल किया जाए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स
ट्वेल्थ क्लास के लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स दूसरे वीडियो में आगे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको देखते हुए कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो उसको भी शामिल एक अलग वीडियो में किया जा सकता है। मेरा प्रयास होगा कि उसका भी वीडियो बनाया जाए, जिससे कि 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के अलावा नीट तथा IIT मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि मेरा इस जो चैनल है फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार का यही प्रयास है कि पूरे सिलेबस को माने थॉरो ढंग से, मतलब चाहे उसका डेरिवेशन हो, चाहे उसका प्रॉब्लम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, उसको पूरा कंप्लीटली उसको बतलाया जाए, उसका वीडियोज़ बनाया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ घर बैठे भी मिल सके। अगर वे कोचिंग नहीं करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो वैसे भी विद्यार्थी लाभ उठा सकें। मेरा यह प्रयास है, उसी दिशा में प्रयास चल रहा है फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।